अस्सलामुअलैकुम, यूर वाचिंग फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजवा। फ़लस्तीन में इस वक्त गज़ा में सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। इजराइल ने अल्टीमेटम दिया कि शिमाली गज़ा से जितनी आबादी है वो तकरीबन 11 लाख के करीब आबादी है, वो मुंतकिल हो जाए जनूबी गज़ा की तरफ, क्योंकि वहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन करना है। ऑलरेडी जो इस वक्त आलमी तंजीमें हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, वो अपनी रिजर्वेशंस का, तहफ़्फ़ुज़ात का और ख़दशात और खौफ का इजहार कर चुकी हैं कि यहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है। गज़ा की पट्टी वैसे ही बहुत छोटी सी है और बहुत ज़्यादा लोग इस एरिया के ऊपर रहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो वहाँ से निकल कर और जुनूब की तरफ वो सारे 24 घंटे में वहाँ पे ट्रैवल कर लेते। लेकिन उसके अलावा जो कहना है इजराइल का, वो उनका कहना है कि जनाब यहाँ पे एक टनल्स का नेटवर्क है, अंडरग्राउंड टनल्स का, सुरंगों का, जिसको हमने बस्ट करना है और इसकी वजह से हमने ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ पे करना है। अब दूसरी तरफ हम अगर देखें, ऐसे लगता है जैसे ईरान, हिजबुल्ला और हमास का एक नेटवर्क है और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और अमेरिकी वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा इजराइल गए और उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रल रहने का टाइम नहीं है, हम पूरी तरह से साथ देंगे इस वक्त इजराइल का। आगे क्या सूरत हाल बन सकती है, मुल्क जो आलमी मईशत है उस पर क्या असरात आ सकते हैं और गज़ा क्या निकल तो नहीं जाएगा इस दफ़ा, जो कि इजहार कर रहे हैं जिस खदशे का फ़लस्तीनी सहाफ़ी खुद कि दिस मे बी आवर लास्ट चांस। तो क्या सूरत हाल बनेगी, उस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उनके अलावा हमारे साथ खालिद कुदूमी साहब मौजूद के रिप्रेजेंट करते हैं हमास को, तर्जुमान हैं, और हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली भी होंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं। खालिद कुदूमी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा, फरमाइएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है आगे हमास की? ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल तो कहता है कि हमने शुरू करना है, आप लोग खुद बता चुके हैं कि देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ टनल्स गज़ा में नीचे अंडरग्राउंड, तो वो कहते हैं हमने ख़त्म करना है। आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि जो हमला किया गया वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था और मतलब इट टुक देम बाय शॉक, लेकिन आगे से जो अब रिएक्शन आएगा वो तो फिर कोई नज़र नहीं आता कि ये मामला यहाँ पे कहीं पर रुकेगा करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जौहर। एक्चुअली मुझे, अगर आप नाराज़ ना हो कि थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पर है। ये कहना है कि आपने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान एक नेटवर्क है और अमेरिका और इजराइल का एक नेटवर्क है, तो ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमास, ईरान हमारा भाई है, दोस्त है, हिजबुल्लाह हमारा भाई दोस्त है, लेकिन हमारे साथ तो पूरे फ्रीडम फाइटर्स दुनिया में है, हमारे पास हमारा मुस्लिम नेशंस है और बहुत ऐसी गवर्नमेंट्स है जो आप लोगों ने खुद ही देखा कि इनकी जो डिप्लोमेटिक स्टैंस में शिफ्ट आया हुआ है। पहले स्टेटमेंट्स बहुत मॉडेस्ट होते थे, बहुत शाई होते थे, लेकिन अब तो आप खुद देखें, आप ये देखें, कतर है, एक गल्फ स्टेट है, इनके फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट तो इजराइल के मजम्मत किया है और हमास और फ़लस्तीन का हिमायत में आया है। आप इंडोनेशिया का वाइस प्रेसिडेंट को देख लें, इन्होंने कहा था कि हमास के इंटीग्रल राइट है कि जी अपना आप को डिफेंड करना है। मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट्स देखे, आप जाकर देख लेना है। रशियन, दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक ड्राफ्ट है यूनाइटेड नेशन में और जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में लेना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ है, और इस वायलेंस, अनप्रोपोर्शनल वायलेंस जो इजराइल कर रहे हैं हमारे खिलाफ है, मैं इसको जराई में जंगी कहता हूँ कि वॉर क्राइम्स के सतह पर है कि कलेक्टिव पनिटिव मेजर्स इजराइल कल रात से हमारे निहत्ते अवामों के खिलाफ, चूँकि वो हमारा मुजाहिदीन से मार खाया है और वो अभी इनके ज़राए के मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूँ, इनके तकरीबन राउंड अबाउट 1400 इजरायली सोल्जर्स और सेटलर्स हलाकत में हुए थे और ये मुजाहिदीन ने ये काम किया फ़लस्तीन में। ये एक गोल बात आपकी ठीक है सर, लेकिन देखें, वॉर तो है अपनी जगह पे, एज आई सेड इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो, बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया गज़ा की जो पट्टी है, और वहाँ पे अल्टीमेटली जो सफरिंग है बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, जवानों की, माजूरों की, शहरियों की है ना,
तो इस वजह से एक तकलीफ होती है दिल को कि आगे फिर जबरदस्त फॉल बैक प्लान सही क्या आप था? फरमा रहे थे, सही आप फरमा रहे थे एक्चुअली के ये जो सफरिंग है, यूं मुझे लग रहा है कि 7 अक्टूबर को दुनिया को इस सफरिंग को देखा। 75 साल से हम वॉर क्राइम्स के अंदर जी रहे हैं कि ऑक्यूपेशन सबसे बड़ा जुर्म है जो इजराइल हमारा अवाम के खिलाफ है। आया दुनिया ने इस वॉर क्राइम्स को देखा है, इस सफरेंस को देखा है। अभी अमेरिका जंग में आया हुआ है, इजराइल की हिमायत में है। ये नहीं है कि जी हमारा अवाम को निजात दिलाने के लिए हमारा जो तहरीक मुज़ाहमत है, आपको और आपके जो नाजरीन को पता होना चाहिए कि अभी हम डिफेंसिव स्टेट में है। आया हमने तूफान अल अक्सा को आगाज किया या दुश्मन ने हमारा ऊपर कहीं जंगे ने इन्होंने ऑफेंसिव ने आगाज किया गजा के खिलाफ और हमारे अवाम के खिलाफ, हमारा मस्जिद अक्सा के खिलाफ। वो असल बात है। हम एक चले मैंने आपसे वैसे वो चूंकि आपने कुछ अर्सा पहले हमास खुद कन्फेस कर चुकी कि देयर इज अ नेटवर्क ऑफ टनल्स, एक सुरंगों का एक नेटवर्क है। वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, जो दीगर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैंने शामिल गुफ्तगू करना है। जौहर सलीम साहब, ये बात हम कल भी कर रहे थे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, उस पर थोड़ा सा एतराज़ था कुदूमी साहब को। मैं उस सेंस में नहीं था कहना चाह रहा कि एक नेटवर्क है और वाकई मुकाबला नहीं बनता, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो कुर्बतें बढ़ रही थी, MBS ने, जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया उन्होंने कि इजराइल और सऊदीया करीब आ रहे हैं। तो ये क्या टॉर्पीडो करने की कोशिश की गई है वो जो कुर्बतें थी, और आगे उसका क्या मामला बनेगा? क्या वो रिवर्स हो जाएगा मामला, वो जो बढ़ रही थी आपस में रिलेशंस इजराइल और UAE एंड सऊदीया के? जी शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो जाहिर है कि हम सब देख रहे थे कि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्तवार कर रहे थे। उसमें इब्राहिम अकॉर्ड जो हैं वो इम्पोर्टेंट थे। ट्रंप भी कोशिश कर रहा था और अभी बाइडन के टाइम पे भी। तो उसमें जो रिसेंटली हो रहा था UAE के साथ, वो रप्रोचमान हुआ, और अब सऊदीया उसमें सबसे ज़्यादा अहम था, बिकॉज सऊदीया की मुस्लिम ममालिक में बहुत ही नुमायाँ पोजीशन है कई हवालों से। तो अगर सऊदी करता है तो उसके बाद ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि 7-8 और मेजर मुस्लिम ममालिक वो भी करेंगे उसके बाद। लेकिन सऊदी ये कह रहे थे कि जो हम बात कर रहे हैं वो एक वसीउल बुनियाद बात हो रही है, जिसमें कि ये भी शामिल है कि वो जो असल तनाज़ा है वहाँ पे उसके बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि वो ऐसे नहीं लेंगे कि जो स्टेटस को है सिर्फ उसी पे वो रप्रोचमान कर लें। तो ये सब चल रहा था। अब उसके खदोखाल क्या थे, जाहिर है कि वो अभी तक सामने नहीं आए क्लियरली, लेकिन ये भी एविडेंट है कि वो शायद एक इंडिपेंडेंट स्टेट उस तरह से उस मुआहदे के फ़ौरन बाद ना बन सकती जो कि वहाँ पे फ़लस्तीनी जो उनकी एस्पिरेशंस के मुताबिक है। तो इसमें अच्छा, साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि दूसरी तरफ, एक तरफ तो अमेरिका के जो है उनकी इसमें सपोर्ट कर रहा था, मीडिएट कर रहा था इजराइल के साथ, तो दूसरी तरफ चीन के साथ सऊदी अरब ने अपनी वो रप्रोचमान भी की, वो मुफाहमत जो है ईरान के साथ। तो ये एक सऊदी पॉलिसी जो है वो सिर्फ एक तरफ मरकूज नहीं थी, उसमें वो एक ज़्यादा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जौहर साहब। मतलब जब हम बात करते हैं कि मतलब हो सकता है, जो कि अमेरिका अभी नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल जब हम वैसे व्हेन वी थिंक ऑफ इट कि मतलब ये जो अटैक हुआ इसराइल पे, जो हमास ने किया, ईरान कुड बी सपोर्टिंग दिस, और इसराइल को तो कहना है कि इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये इसके प्रूफ मिले या ना मिले। हमें पता है कि ये ईरान की टैक्टिक्स हैं जो इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर हम ये मान लेते हैं कि ईरान ने कोशिश की है ये ताल्लुकात जो उनके उस्तवार हो रहे थे इसको ख़राब करने की, ईरान तो खुद सऊदीया के करीब जा रहा है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब अच्छी बात है कि मतलब ईरान एंड सऊदीया हैव डेवलप्ड अ डिप्लोमेटिक एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप। ये दो चीज़ें मुखालिफ हैं एक दूसरे के। जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अहम भी है। देखिए, अगर उनको कोई वाज़े सबूत मिलते इस चीज़ के, और आपको पता है इजरायली इंटेलिजेंस जो सी है वो दुनिया में बहुत अच्छी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें आती हैं, मोसाद और जो उनकी बाकी अपरेटस हैं। कहाँ आती हैं? फेल हो गई। अमेरिकन ने भी 700 मीटर का उनका कैंप था हमास का, जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, उनको वो नहीं पता चला। वो तो फेलियर है उनका बहुत बड़ा। बिल्कुल हाँ, वो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है 9/11 अमेरिका में भी नहीं रुक सका, वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट ये कि जो अहम बात है उसमें वो ये है कि अमेरिकन ने भी का बरमला कहा है, और उनके सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नहीं, ये लीडरशिप लेवल पे भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं और वो बहुत अहम है।
इसलिए कि देखें अगर किसी तरह से भी उसका ताना बाना वो ईरान के साथ डायरेक्टली जोड़ते और कहते जी कि ईरान ने इंस्टिगेट किया, तो फिर एक दूसरी चीज़ शुरू होनी थी, क्योंकि इजराइलीज तो बहुत अरसे से, आपको पता है, वो ईरान पे वो स्ट्राइक्स करना चाहते हैं उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तक जो तबाह करने के लिए, और उनको अमेरिका ने ही रोके रखा है इस चीज़ से। तो उनको तो एक एक्सक्यूज चाहिए थी ना लेकिन वो इस वक्त ये बड़ा क्लियरली हर जगह आया कि नहीं जी ईरान, बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने तो यहाँ तक कहा है कि जो ईरानी लीडरशिप थी वो एकदम वाज नॉट सरप्राइज, यू नो, लाइक बेसिकली कि उनको पता ही नहीं था कि अचानक क्यों सा ना वो ईरान हुए इस अटैक के ऊपर। तो इसलिए हमें कोई क्लियर इंडिकेशन उस तरह की नहीं मिली। ऑन द अदर हैंड जी प्लीज आप पूरी कर लीजिए बात। जी ऑन द अदर हैंड जाहिर है कि बहुत से ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ईरान जो है वो इससे खुश नहीं था, जो जाहिर है कि ये एक रपूशमंद चल रही है सऊदी की और उसकी, और भी कई लोग खुश नहीं थे। और देखिए सबसे ज़्यादा तो फ़लस्तीनी जो उनसे हैं वो उससे खुश नहीं होंगे ना, अगर उनको बिकॉज उनको ये लगता था कि जी इसमें हम कहीं शामिल नहीं, जिसकी तरफ आपने भी जो है ना इशारा किया, तो बिकॉज उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से होनी चाहिए ना चीज़ें, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल बीच में कहीं शामिल नहीं थे सारे प्रोसेस में। मोहम्मद अली साहब जो बात कर रहे हैं जौहर सलीम साहब ईरान की, मतलब ईरान की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? इजराइल समझता है कि ये ईरानी स्टाइल ऑफ एक्शन था। उसके अलावा उर्दन के बादशाह परेशान बैठे हैं, इजिप्ट को परेशानी है कि वो एक जो रेफ्यूजीज़ वहाँ पे आ सकते हैं और वो मामला, इराक को परेशानी है। ये खुदा ना करे लेकिन ये एस्केलेट हो सकता है कि ये मिडिल ईस्ट की वॉर बन सकती है, खुदा ना करे। जी बहुत शुक्रिया। देखें मैं चूँकि मेरा ये मौजू है तो मैं थोड़ा सा हकीकत पसंदाना इसका तज्ज़िया करूँगा। देखें एक जुमले में अगर कहा जाए कि जो आलमी क़वानीन और आलमी तवक्कुआत हैं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं आपको वो कॉन्फ्लिक्टिंग नज़र आते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो ये है, और जो इस वक्त सूरत हाल है उसको मुख्तसरन 3 पहलुओं में देखा जा सकता है। एक तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमास ने जो बहुत ही जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है, स्ट्रेटजिक इनोवेशन शो की है, और यकीनन इसराइल को भी और आलमी बरादरी को भी शॉक एंड ऑ दिया है, जितना ज़्यादा उसने डैमेज किया है इसराइली कॉन्फिडेंस को और इसराइली दिफा को जिस हद तक हार्म किया है। ये एक हकीकत है, ये तस्वीर का एक रुख है। लेकिन तस्वीर के जो बाकी 3 रुख हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनको हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। एक तो ये कि इंसानी जो इस वक्त सिचुएशन है ह्यूमैनिटेरियन, वो रोज़ाना बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है। मतलब अगर चंद हज़ार शहादतें हो चुकी हैं, हज़ारों लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, तकरीबन 4 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, और इसराइल की कोशिश ये है कि बुनियादी तौर पे मैं उनका ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ ना, उनकी कोशिश ये है, वो क्यों चाहते हैं कि शुमाली गज़ा से ये जनूबी गज़ा में चले जाएँ, इसलिए कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उस अराज़ी के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। 1948 से लेके आज तक 75 साल में अगर आप इसराइल का नक्शा 1948 का देखें और आज का देखें तो उसमें क्या चीज़ कॉमन है? वो कॉमन फैक्टर ये है कि जब भी कोई जंग हुई है तो उस जंग को इस्तेमाल किया है एज एन अपॉर्चुनिटी मगरबी सपोर्ट के साथ कि मज़ीद फ़लस्तीन की ज़मीन पे कब्ज़ा किया जाए और उनको बेदखल किया जाए। तो ये सिलसिला तो 75 साल से जारी है, और मुझे ये जंग भी इसराइल की तरफ से कोशिश है कि इसको अगेन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए कि मज़ीद गज़ा के हिस्से पे कब्ज़ा किया जाए, फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जाए, और अगर दुनिया इसका बुरा मनाती है, मुसलमानों को दुख होता है, तशवीश होती है, तो होती रहे। मतलब ये एक दूसरी हकीकत है। तीसरा पहलू जो है आलमी सियासत का है, जो आपने मुझसे पूछा, वो ये है कि देखें 3 चीज़ें हमास ऑलरेडी अचीव कर चुकी है। नंबर 1, लेकिन वो ज़मीन में बैटल ग्राउंड पे नहीं किए उन्होंने, वो ये की है, सबसे पहले उन्होंने मसले फ़लस्तीन को दोबारा दुनिया का एक बड़ा मसला के तौर पे उजागर कर दिया, जो कि यूक्रेन वॉर के बाद थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। नंबर 1, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो अरब और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था उसको टेम्परेरली डिसरप्ट कर दिया है, टेम्परेरली।
तीसरा पहलू ये है कि अगर अरब ममालिक और इसराइल एक बड़ा रीजनल ब्लॉक बन जाता तो ये अमेरिका का पूरा खित्ता जो है उसके ज़ेर असर आ जाता। तो अब चूँकि चाइना और रशिया ने मुखालफत की है सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की इस कोशिश की, इस सिफारती कोशिश की कि दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए हमास को और उसको ब्लेम किया जाए ताकि मज़ीद वॉर और पेन जो इसराइल इन्फ्लिक्ट कर रहा है फ़लस्तीनियों पे उसको जस्टिफाई किया जा सके, उसको चाइना और रशिया ने नाकाम बनाया है। तो अब आपको अरब वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसमें चीन और रूस का रोल भी नज़र आ रहा है। अलबत्ता चूँकि एक हकीकत ये है कि इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता की वाहिद एटमी ताकत है, तो कोई मुसलमान मुल्क डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर की ऑप्शन संजीदगी से समझता ही नहीं है कि वो ऑप्शन एग्जिस्ट करती है। अलबत्ता एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जो है, जो कई ममालिक हैं और कई तंजीमें हैं, हमास है, अल-अक्सा ब्रिगेड है, हिजबुल्लाह है और कई तंजीमें हैं, हूतीज़ हैं, अगर वो इस जंग में शरीक होते हैं तो फिर यकीनन ये जंग लंबी भी चलेगी और ये हालात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा कि इनमें से कोई भी तंजीम इस वक्त हमास की बहुत बड़ी कैंपेन के बावजूद जंग में डायरेक्टली शरीक होने में इमीडिएटली इंटरेस्टेड है। मैं यूं कहूंगा कि कोई भी मुल्क या कोई भी तंजीम इस वक्त ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज आई मीन पावर इज पावर। एक बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, और वो जो आपने ये रेफरेंस दिया कि इट इज़ द ओनली एटॉमिक पावर मशरिक़ वस्ता की, तो वो अपने आप के अंदर एक डेटरेंट है। कदूमी साहब, ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, कुछ अर्सा पहले इंटरव्यूज़ के अंदर दिखाया भी गया था मेरा ख्याल है हमास की तरफ से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो टनल्स का जो नेटवर्क है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है जो मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं। मकसद इजराइल का ये है कि वो काबू कर लें, कब्जा कर लें और ज़्यादा ज़मीन जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर एक्वायर कर लें, ये दुरुस्त है बात। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि वहाँ पर टनल्स हैं और उन्हीं के थ्रू आपका सप्लाई नेटवर्क है, उन्हीं के थ्रू एम्यूनिशंस का नेटवर्क है और वहाँ पर छुप जाते हैं लोग और वो ख़त्म करने आ रहे हैं, क्योंकि ये खुद हमास कह चुकी है। अगर आप इजाज़त दीजिए, दो तीन बातें करना चाहूँ इसी टॉपिक पे है। नंबर वन है कि ये जो अल-अक्सा के तूफ़ान का मिशन है, ये प्योरली पैलेस्टीनियन सिग्नेचर के साथ है। हमारा दोस्त है, एलाइज है, लेकिन ये सरप्राइज करना कि जो कामयाबी जो दोस्तों ने बात किया है, इसका मेन अलमिया है और मेन कामयाबी है कि किसी को पता भी नहीं था, हमारा दोस्तों का और अलाइज को भी नहीं पता था कि ये मिशन होने वाले, बिकॉज इट इज़ अ प्योरली पैलेस्टीनियन मिशन है। नंबर वन। नंबर टू, मुझे टनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव सिटी ऑफ टनल्स इन गज़ा। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि जो हमने उसके बारे में बात की है, चूँकि सिंपली हमें इजाज़त नहीं दिया गया है कि नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी जीना। वी हैव वन ओनली क्रॉसिंग बॉर्डर, दैट इज रफह गेट in the border between us and Egypt. Another 7 gates they are with the occupied territory जिसमें इजराइल मौजूद है। यानी प्रैक्टिकली तौर पे हमारे पास ही एक ही रफा गेट है जो खुला होता है। इसीलिए जिस दिन से हमारा इजिप्शियन दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए थे 2 साल से, और ये क्रॉसिंग गेट खुल गया था, वो टनल्स जो लोगों की लाइफ के प्रोडक्ट्स को आना जाना का मसरूफ थे कि वो तो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वी डोंट नीड टू लिव ओवर देयर, हम अबव ग्राउंड होंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिक टनल्स जो दुश्मन के बैक लाइन में पहुंचते हैं और मिलिट्री टनल्स हैं, वो तो अपनी जगह पे है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुश्मन नाकाम हुआ है इंटेलिजेंस तौर पे और सिक्योरिटी तौर पे उस पे पहुंच सके। और इमदाद है कि मेजरली मोस्ट हमारा अम्यूनिशन अक्सर जो होता है ना लोकली मेड है, और वो ख़ास तौर पर 5-6 साल से जब वो लाइंस ऑफ सप्लाई बहुत यानी टूट गया था है कि आउटसाइड गज़ा है कि वी डिपेंडेंट मोस्टली ऑन आवर लोकल प्रोडक्शन, और अभी एक कंपोजिट किस्म की जंग में है। मोहम्मद अली साहब इन्होंने बहुत खूबसूरत के एनालिसिस किया, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल वाइस है, मगर मैं इनको एक खुशखबरी देना चाहता है कि ये कंपोजिट वॉर में हमारा मुजाहिदीन ने इवन ज़मीनी हमलों में है बहुत कामयाबी हासिल किया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर
5,000 सोल्जर्स हमारे के इन्वॉल्व हुए थे, उनमें से 3,500 सोल्जर्स they advanced inside occupied territories है, यानी जीप के साथ और डायरेक्टली कॉम्बैट किया है 20 पॉइंट्स में। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कुदूमी साहब, के मतलब वो जो एक वो सरप्राइज अटैक जिस तरह से किया गया हमास की तरफ से, एक्चुअली आई हैव टू गो टू अ ब्रेक, इस वजह से मैं वो साथ एक बात कहना ज़रूरी है कि वो जो मिथ बनी हुई थी और वो उसको बस्ट कर दिया आयरन डोम की और इम्पेनिट्रेबल इजराइल और वो सब कुछ, ये अपनी जगह पे सब मामला रहा है कि जब से ये जिसको जो फुल स्केल वॉर की तरफ मामला चला गया मुल्की तो खैर क्या कहना, आलमी मईशत जो है उस पर इसके बड़े नेगेटिव असरात आए हैं। पेट्रोल प्राइसेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। आगे आलमी मईशत क्या रुख अख्तियार कर सकती है, वो जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर इस खत्ते से निकल के ये पूरे खत्ते तक फैल गई, इजराइल और गजा से निकल कर जंग खुदा न खास्ता मशरिक़ वस्ता में, तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके मईशत पर। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने जो रिटेलिएट किया उसकी वजह से आलमी मंडी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं और ये खदशा है कि आगे ये मज़ीद ख़राब हो सकती है सूरत हाल मईशत की, आलमी मईशत की, और पूरी दुनिया उससे असरअंदाज होगी क्योंकि ये सब जानते हैं कि मिडल ईस्ट का बहुत गहरा ताल्लुक है, चूँकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेजरली वहाँ से जाती हैं। तो इस पर जौहर सलीम साहब, खुदा ना करे, लेकिन आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? अभी तक तो ये डिटीरियरेट होता नजर आ रहा है, खराब होता नजर आ रहा है मामला, और ज्यादा ये इफेक्ट भी डाल सकता है, बोझ डाल सकता है मुल्की आलमी मईशत के ऊपर? बिल्कुल जी, इसका असर आलमी मईशत पे बहुत ज़्यादा। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जब होता है, जिस तरह यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ, तो उससे आपने देखा कि उसका एक बहुत ही डीप रूटेड जो असर हुआ है, और उसके बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी कोविड की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई थी उससे निपट रहे थे, उनकी मईशत जो उनसे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इस वक्त 5-6 जो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं दुनिया के, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इजिप्ट शामिल है, अर्जेंटीना शामिल है, वो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी वाली सूरत हाल को एक चैलेंज से जो है ना नबरद आजमा हो रहे हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि होता ही है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें अगर वो फैल जाए और अगर वो थोड़ा सस्टेन करे, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले ऑयल प्राइसेस जो हैं, और ये तो रीजन तो वो है जहाँ पे दुनिया का ज़्यादातर ऑयल जो है, जो एक्सपोर्टेबल ऑयल है, वो इसी रीजन से जाता है, तो इसलिए ये तो बहुत ही अहम हो जाता है। तो ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं, सोने की कीमत भी साथ ही बढ़ती है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट में ये लोग इस तरह की चीज़ों पर जाते हैं। फिर डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है, बिकॉज डॉलर इज सपोज टू बी अ सेफ हेवन करेंसी। अच्छा, डॉलर की जब बढ़ती है तो उसका असर भी एक आता है। फिर जो इंटरेस्ट रेट है, देखें इस वक्त ऑलरेडी जो इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें 7% पे, 6% पे, 5% पे पहुंचे हुए हैं, जो कि 40 साल की जो सतह है उसमें ज़्यादा हैं, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो उसका एक नेगेटिव असर ही होता है मईशत पे। और जो तरक्की पजीर मुल्क हैं हमारे पाकिस्तान जैसे, वहाँ पे तो आप देखें इस वक्त हमारा कोई 20-22% पे इंटरेस्ट रेट है, और जो बैंकों से जो आप पैसे ले सकते हैं शायद 25% पे। तो ये जो सा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में ये जो क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, और उसकी काफ़ी बड़ी वजह ये थी ऑयल की प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि आप तकरीबन 20-25 अरब डॉलर सिर्फ ऑयल पे आपको खर्च करना पड़े, तो फिर हमारी तो एक्सपोर्ट ही आपको पता कितनी है। तो बिल्कुल जो अहम बात है वो ये है कि जी उसमें अहम बात यह कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना चलता है ना जी। अब इसमें जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि बात करें ना जौहर साहब कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना चलता है, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था कि अब जहाँ पे सूरत हाल पहुँच गई हुई है, वहाँ से तो इट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, देयर इज नो गोइंग बैक। ये नहीं हो सकता कि 4 दिन 5 दिन पहले 6 दिन पहले वाली सूरत हाल पे हम दोबारा चले जाएं। अब इजराइल इसको आगे ही मजीद आगे बढ़ाएगा और ये मजीद एस्केलेट ही होगा मामला, खुदा ना करे कि पूरे रीजन में हो जाए, लेकिन ओवरऑल नज़र नहीं आ रहा। ये इस पर मैं मोहम्मद अली साहब से जानना चाहूँगा कि आगे फिर अगर क्या मेरी बात दुरुस्त है सर कि मतलब ये देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ, आप नॉर्मल उस पोजीशन पे वापस नहीं जा सकते जिस दिन हमास ने अटैक किया था इजराइल पे। तो अगर ये सूरत हाल है तो आगे फिर मईशत पे क्या असरात इसके पड़ सकते हैं, मजीद ख़राब कितनी हो सकती है? जी देखें, ये जी इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। मैं क्विकली पहले ये बता दूं कि देखिए इस जंग के जो डायनामिक्स हैं उसमें मकासद को दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह खदूमी साहब ने भी कहा। देखें हमास का ऑब्जेक्टिव क्या है?
उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मसला फ़लस्तीन को हाईलाइट किया जाए, आज़ादी की तहरीक को तेज़ किया जाए और उन ममालिक को जो कि अपने मफादात के लिए अगर मैं फ्रैंकली कह सकूं कि मसले फ़लस्तीन को पसे पुश डालना चाहते थे, उनके लिए अब ये अवामी और सियासी तौर पे मुश्किल हो गया है। जो स्ट्रीट सेंटिमेंट है मुस्लिम उम्मा का, अरब स्ट्रीट का, जो कल आपने मुजाहरों की शक्ल में देखा, उसको इग्नोर करके तो कोई फौरी तौर पे इसराइल से नॉर्मलाइज्ड रिलेशन नहीं कायम कर सकता। पहली बात ये है। लेकिन जो ऑयल वाला फैक्टर है ना, वो टेम्प्रेरी है। पहली बात उसमें भी न्यूक्लियर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर फैक्टर की वजह से, डिटरेंस की वजह से, चूंकि मिडल ईस्ट में किसी पावर के पास ये इंसेंटिव नहीं है कि वो डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर में इंगेज करे, इसलिए जो वॉर की नौयत है वो जिस तरह अफगान वॉर चल रही थी, इराक वॉर चल रही थी, शाम की जंग चल रही थी, ये लॉन्ग ड्रॉन, ये डिसाइसिव बैटल नहीं होती, ये लॉन्ग ड्रॉन एट्रिशन की वॉर होती है, महीनों चलती रहती है। और इसमें नॉन स्टेट एक्टर जो तंजीमी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हमास जो जंग लड़ रही है गजा की पट्टी के अंदर, वो अर्बन वॉरफेयर है, ठीक है। तो अर्बन वॉरफेयर चलेगी चंद हफ्तों, अच्छा, लेकिन किसी और रियासत के चांसेस देखें, कोई रियासत जो है वो डायरेक्टली इस जंग में नहीं शामिल होगी। अलबत्ता मगरबी ताकतें चूंकि अमेरिका कंप्लीटली डिप्लोमेटिकली मिलिटरीली सपोर्ट कर रही हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, वो तो उसको वो हथियार प्रोवाइड कर रही हैं कि भाई जाओ, ये बॉम्ब लो, ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब लो, ये जेडैम लो और जाके मारो उनको। उनसे आप ये तवक्को करेंगे वो जंगबंदी करेंगी। तो बात दरअसल ये है कि ऑयल के ऊपर अगर थोड़ा सा असर पड़ेगा, चूँकि अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, रिस्क बढ़ेगा, तो इसका भी फ़ायदा सऊदी अरब, यूएई और ईरान को होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में ज़्यादा होंगी तो वो कम तेल बेच के भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अलबत्ता लार्जली डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी इंडस्ट्री की बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। जी जौहर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं फिर कदूमी साहब की तरफ चलता हूं। जी मैं इस पे ये कहना चाह रहा था, दो तीन चीज़ें थी जो कदूमी साहब ने भी कहा। देखिए, एक तो ये उन्होंने इशारा किया जो है, और मोहम्मद अली साहब ने भी, कि जी शायद इसराइल का मकसद इससे लैंड ग्रैबिंग की तरफ होगा ना। अच्छा, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। लैंड ग्रैबिंग तो वो करते रहे हैं बहुत सी, ज़ाहिर है, ये सेटलमेंट्स जो सी एक्सपैंड करते रहे। लेकिन देखिए, यहाँ पे हमें कुछ मुमासलत नज़र आती है कि वो जो इजिप्शियंस ने बारलेव लाइन जब क्रॉस की थी 1973 में और उनको सरप्राइज़ किया था, तो यहाँ भी, और इनफैक्ट डेट्स भी वेरी सिमिलर हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। तो उसमें भी उन्होंने उनकी इनविंसिबिलिटी की एक मिथ जो सी है वो तोड़ दी थी उस वक्त। सही। उसके बाद इसराइल ने क्या किया था, उन्होंने उनको पूरा सिनाए वापस किया था इवेंचुअली, जो कि बहुत बड़ा लैंड है एक, जो उनसे ना इन सारे ये जो वेस्ट बैंक है और इसको गजा की पट्टी को मिला के भी उससे काफ़ी बड़ा लैंड है। तो बात यह है कि उनका मकसद, मेरा ख्याल है इस वक्त ये नहीं होगा शायद, उनका मकसद जो उनसे है वो ये है, वो अंदर आएंगे, वो इसकी हमास की बेसिकली टोटल कैपेबिलिटी जो उनकी है वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो जो सुरंगों का नेटवर्क है, जिसमें कि ये भी कहा जाता है कि वो हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी हैं, और उसमें सुरंगें जो उनकी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं ना। जी वही वो कदूमी साहब वही बात कर रहे थे कि वो तो एक पूरा शहर है सुरंगों का, और उसके बगैर मतलब वो उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं। बिल्कुल उसको वो तबाह करना चाहेंगे। अब उसमें एक अहम पहलू ये है कि देखिए, नेतन्याहू जो है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैन है अपने मुल्क का, और उसने पिछले बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड अरसे तक हुकूमत की है, और उसकी एक मिथ बनी हुई है कि जी वो स्ट्रॉन्ग मैन है और हमेशा वो जो है ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस टाइप पॉलिसी रखी है, और वो कामयाब भी होती रही है उसकी। अब आगे एकदम ये एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है उसकी उस पॉलिसी में, तो वो क्या करेगा? जाहिर है कि वो अपना पॉलिटिकल, और वो कहते हैं ना ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल, तो वो अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के लिए कोई रेकलेस एक्शन भी कर सकता है ना। बिल्कुल, वो एक खतरा है इसमें। लेकिन इसमें जो दूसरी तरफ हमें नजर आता है, देखें ये जंग एक्सपैंड जो कर सकती थी ना, जो मोहम्मद अली साहब ने भी कहा, देखिए दूसरे मुल्क जो है, इवन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना भी होती इसराइल की, किसी मुल्क में, आसपास के जो मुल्क हैं उनमें किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है मिलिट्री, इवन कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेसिटी भी नहीं है कि वो लड़ सके इसराइल से। लेकिन जो अहम चीज़ है, अच्छा मैं सिमेट्रिक वॉरफेयर होती है ना, उसमें हिजबुल्ला उसमें आता है कि नहीं? अगर हिजबुल्ला आ जाता है इसमें तो फिर ये एक्सपैंड होती है, लेकिन अभी तक ऑल इंडिकेशंस ये हैं कि हिजबुल्ला नहीं आ रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक है। मैं कदूमी साहब, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अमेरिकन फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी का भी ये कहना था कि ये टाइम इस वक्त न्यूट्रल रहने का नहीं है, वो तो अनइक्विवकली जिसको आप कहते हैं कि यानी कि बिला चूनो चना वो अमेरिका इजराइल के साथ है, अब बाकी वेस्टर्न ममालिक भी इजराइल के साथ हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम मुस्लिम ममालिक पे, तो वो जो अभी बात कर रहे हैं जौहर सलीम साहब और जो बात की है मोहम्मद अली साहब ने भी,
एक तरफ इजराइल के पास एटम बम है, दूसरी तरफ जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का वो भी पावर इन सबसे ज़्यादा है। और कोई ठीक है, सिफारती तौर के ऊपर हम हिमायत जारी रखेंगे, हम दिल से आपके साथ हैं, हम दुआएं करते रहते हैं, फलां जो भी सब वादे शादे करते हैं मुस्लिम ममालिक। आपको उम्मीदें क्या हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मुस्लिम ममालिक से, ख़ासतौर पर इन पर्टिकुलर पाकिस्तान का भी बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बैकबोन है हमारा मुजाहिदीन और हमारा अवाम है। सेकंड थिंग है आई रिस्पेक्ट हाईली एडमायर वो जो आप लोगों ने पॉलिटिकल एनालिसिस बताया। दूसरी तरफ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये नेतन्याहू इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज़ अ करप्ट लीडर जिनके खिलाफ अदालतों में इनकी अदालतों में केसेस भी है। इसके जंग से पहले इसके सोसाइटी के अंदर है क्राइसिस है, लोग सड़कों पे इसके खिलाफ बढ़ते हैं। अभी इसके हुकूमत इसके दौलत खत्म हो मेरा ख्याल गया। स्ट्रॉन्ग मैन से उनका मतलब ब्रूटल मैन कहना था, एक जालिम आदमी ये कहना चाहता है। continue and Please, stop sir. interrupting me please? Sure, Please, with due respect, with due request. Okay, हम Netanyahu, he is the only king remaining as a person. मुझे पता है कि जौहर साहब क्या मकसद इनका है। He is the only remaining strong person उस इजरायली एल्डर्स में है और वो शिकस्त खा चुका है। खुद ही इन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्होंने ये कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इजराइल 80 ईयर्स में पहुंच सके हैं। हमारा बिलीफ है ये इजराइल जाने वाले शॉर्ट शेल्फ आइटम है। हमारा अदल का और इंसाफ है हमारा साथ है और हमने आज़ादी हासिल ही करनी है। कैसे करनी है इसमें डॉक्ट्रिन्स भी है, मिलिट्री है और पॉलिटिकल है। आज तक हमारा जो रेजिस्टेंस मूवमेंट 2005 में गज़ा को इजरायली फोर्सेस को मजबूर करके थ्रू लो इंटेंसिटी वॉरफेयर स्ट्रेटजी इंक्रीज द कॉस्ट सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन वो चला भी गया है। लिजा की पॉसिबिलिटी तो रीऑक्यूपाई गज़ा है वो इट्स नॉट ऑन टेबल। ये है शॉर्ट स्केल ज़मीनी अटैक भी हो सकता है जिसके हमारा मुजाहिदीन अभी दे कम बैक टू देयर हेडक्वार्टर्स ताकि अपने बॉर्डर्स को रीइंफोर्स करना है। अभी तक जो सिक्योरिटी पॉकेट्स और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस पॉकेट्स 2014 का अभी तक इसको रिवाइव नहीं कर सका इजरायली आर्मी है। अभी पोलराइजेशन दुनिया में है, कुछ लोग हक के साथ हैं और मैं इस पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कुतुबी साहब, ये जो आपने बात की, इसलिए मैं आपके सवाल की तरफ से जा रहा हूं। आपके जो मुजाहिदीन है नहीं वो उस पे चले, मैं आपके मुजाहिदीन का पूछना चाह रहा हूं कि अभी पिछले कुछ दिनों से तो सिर्फ इजराइल के अटैक्स नजर आ रहे हैं, आपकी रिटेलिएशन या आपके अटैक्स उस तरह से नजर नहीं आ रहे जिस तरह से स्टार्ट हुआ था। ये आपके शॉर्ट नॉलेज की वजह से है भाई। वो अभी अगर आप इजाजत दीजिए, हाँ ये आपके इजाजत, आप अगर इजाजत दीजिए, आज सुबह से हमारा नित्सरीम में, तेल अवीव में, मिफ्काइम में कार्रवाई चल रहा है। इस दूध आस्कलान 10 बजे सुबह से नीरीम बीर सबे में इजरायली सायरन्स चल रहा है जो हमारा 100 रॉकेट्स लॉन्ग रेंज। आज सुबह कल रात को 250 रेंज वाला रॉकेट मुजाहिदीन ने उसको लॉन्च किया ओवर सफर, दैट इज द नॉर्थर्न हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी। अभी हमारा हाथ में द हेड ऑफ द नाहूम हाउस डिवीजन का जनरल ने जो इन्होंने 10 दिन पहले अनाउंस कर दिया, आई विल बी रोमिंग इन माय टैंक्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ दमस्कस एंड स्ट्रीट्स ऑफ गाजा। पॉइंट नहीं, अब वो वाला बता दीजिएगा, आपको हमसे तवक्को क्या है अब बाकी मुस्लिम ममालिक से? पाकिस्तानी से और मुस्लिम ममालिक से तवक्को नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा इनका फर्ज अदा करना चाहता है। आई एम नॉट द वन टू डिक्टेट व्हाट दे वांट टू डू। हमारा भी जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स, किबला अव्वल मुसलमान, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारा अवाम ने आप लोगों के लिए फराहम किया। स्टॉप द ओल्ड पॉलिटिकल अप्रोच। अवाम जो सतह पर है उनको पता क्या करना है। आया हमारा जो गवर्नमेंट्स है, आर दे रेडी टू ओपन द बॉर्डर्स? किसी आर्मी के इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं है हमें। हमारा अवाम माशाल्लाह गज़ा में 2 मिलियन सोल्जर्स मौजूद है, हमारा पूरे अवाम है रेजिस्टेंस पे सड़क पे निकले हुए। लिजा के व्हाट इज नीडेड टुडे, एक पॉलिटिकल अप्रोच को चेंज करना है हमारा के ऑफिशियल लेवल का
हमारा अवाम, पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह पहले, अब और आइंदा हमारा साथ है, उसमें कोई शुबा नहीं है। हमने देखा मिलियंस मार्च जो कल जुमा की नमाज के बाद चला है। अभी ये मत कहना कि टू स्टेट सॉल्यूशन ये पाकिस्तान के लेवल पे नहीं है। पाकिस्तानी फौज 1973 जंग के अंदर शिरकत किया है इजिप्शियन और सीरियन के साथ। बिल्कुल ठीक है। और आपका जो पॉइंट है मैं वहाँ पे कल्मिनेट करूँगा, ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम यहाँ पे उसका ख़त्म हो रहा है कि ये नहीं है, ये फ़र्ज़ है इस वक्त मुस्लिम ममालिक का कि वो साथ दें, हिमायत करें सिफारती तौर पे भी और माली तौर पर भी, और अपने बॉर्डर्स खोलें। जो खालिद कुदूमी साहब जो कि तर्जुमान है हमास के, वो ये कह रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं और बहुत शुक्रिया आप सईद मोहम्मद अली साहब आपका, जौहर सलीम साहब आपका और खालिद कुदूमी साहब आपका। ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद होंगे। उनकी जमात ने भी बड़े मार्चेस किए हैं और वो हमेशा इस मामले पर बोलते रहे। दे कह सकते हैं, देना क्या चाहिए पाकिस्तान को, किफ़ायतुल्लाह साहब से जानते हैं। हमास के तर्जुमान खालिद कुदूमी साहब का यह कहना था कि उम्मीद की बात नहीं है कि पाकिस्तान से या किसी भी मुस्लिम मुल्क से उनको उम्मीद क्या है। उनका यह कहना था कि ये फ़र्ज़ है मुस्लिम ममालिक का कि इस वक्त वो गज़ा के मुसलमानों की, हमास की ना सिर्फ सिफारती हिमायत करें, माली मदद भी करें, अपने बॉर्डर्स भी मुहाजिरीन के लिए खोलें। हमारे साथ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा, आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड है इस वक्त हमास के मुजाहिदीन की, कि हम सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और भाई कुछ करें भी हमारे लिए, तो हम क्या कर सकते हैं सर सिवाय मार्च निकालने के, रैली निकालने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्च तो एक इजहार है, ये हल नहीं है मसले का, और मसले का हल अवाम के पास नहीं है, हुक्मरानों के पास है। बिल्कुल। और हुक्मरानों के पास ये हल है कि मुस्लिम उम्मा में 56-57 ममालिक हैं, तो वो ममालिक अगर अपनी खारजा पॉलिसी को इस नुक्ते पर मरकूज करें कि फलस्तीनियों को आज़ादी दिलानी है, तो फिर कोई वजह नहीं कि उनको आज़ादी नहीं मिल सकती। इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा भी मजबूर हो जाएगा और सलामती कौंसिल की जो ममालिक हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे। और चूँकि महल्ली वक़ूफ़ के लिहाज से इसराइल एक पुरखतर जगह में है, चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं, और अगर मुस्लिम ममालिक के अवाम वहाँ पेशकदमी करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, आप कह रहे हैं कि अवाम ने नहीं करना, हुक्मरानों ने करना, ये बात दुरुस्त है। और हुक्मरानों से क्या एक्सपेक्ट करें? चले आप ही बता दें। आप मार्च निकालते हैं तो फिर बजाय इसके कि हम ठीक है हिमायत, सॉलिडेरिटी शो करना बड़ी अच्छी बात है, बट एट द वेरी सेम टाइम क्या डिमांड रखनी चाहिए हुक्मरानों के सामने, या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, आप वो बता दें, क्या करें हुक्मरान हमारे? मैं कहता हूँ देखो ना, हमारे OIC है, वैसे भी सिंध ममालिक हैं और कुछ ममालिक, पहले अपनी तो बात कर लेना सर, बाकी मुस्लिम ममालिक की कर लेते हैं बाद में। हम हमारे हुक्मरान क्या करें? तुर्की है, सऊदी अरबिया है और पाकिस्तान है, ये 3 तो अहम ममालिक हैं जो क़यादत कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा की। ईरान भी है। जी जी। तो अगर ये संजीदगी के साथ इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा से हल कराने के लिए जोर दें तो मैं नहीं समझता कि मसला हल नहीं हो जाएगा। मसले के हल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, फलस्तीनी से पूछ कर किसी ऑप्शन पर अमल हो जाए तो खूनरेज़ी रुक सकती है, और अगर हुक्मराना अमरीका से पूछ के खारजा पॉलिसी बनाएंगे तो फिर माफ़ फरमाइए, फिर तो कुछ नहीं हो सके। सही, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया शायद मिलके UN से ये मसला हल करा सकते हैं। एनीवेज वहाँ से तो हमेशा वीटो हो जाता है और अमेरिका उसको वीटो कर देता है। करवाना होता तो शायद हम कश्मीर का भी करवा चुके होते, अगर इतना ही आसान होता। प्रोग्राम का वक्त आज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है, बल्कि कल आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।